नमस्कार। आज आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको इस्मत चुगताई का नॉवेलेट ज़िद्दी सुना रहा हूँ। आज इसकी 5वीं किस्त सुनिए। 5वीं किस्त ज़िद्दी की। जब हार्ट से थकी हारी आशा अपनी कोठरी में पहुंची तो उसका बदन पक्के फोड़े की तरह दुख रहा था। जब उसने पैरों के छालों पर से मिट्टी हटाने के लिए पानी डाला तो दुख के मारे नसें अकड़ गईं और पसीना आ गया। मगर उनसे ज़्यादा बड़े बड़े आबले उसके दिल और दिमाग में पड़ गए थे। उसका जी चाहता था कि सब सो जाए तो वो खूब तकिए में मुंह घोंट कर रोए। ज़ब्त की वजह से कनपटियाँ फटी जा रही थी और भवों में दुखन हो रही थी। बदन तो था ही, आखिर उसका दिल क्यों इस कदर कमज़ोर था। नानी उसे सतवांशी कहा करती थी, मगर इसमें उसका क्या कसूर था। उसे तो कुछ दुनिया में आने की ऐसी जल्दी भी ना थी। ये तो उसकी कमसिन माँ थी जो कहीं फिसला गई होगी और क़ब्ल वक्त दुनिया में आ गई। खाने पर उसने देखा कि पूरन ने ना तो भाभी को छेड़ा, ना बच्चों की चुटकियाँ ली और ना ही बात बेबात कहे लगाए। है आज तो बड़े चुपके बैठे हैं, भाभी ने कहा। मगर पूरन न जाने क्या देख रहा था। भाभी ने शरारत से चमचा भर नमक उसके शोरबे की रिकाबी में डाल दिया और उसका कांधा हिला दिया। अरे क्या सो रहे हो? क्या सारी रात तुम्हारे लिए खाना लगा रहेगा? पूरन जल्दी जल्दी शोरबा पीने लगा। अच्छा भाभी, मेरी भी कभी बारी आएगी। पूरन सबके हंसने से आज खिसियाना हो गया। चमकी ने दूसरी रकाबी रख दी और वो जल्दी से शोरबा पीने का बहाना करने लगा। मगर आज मामला बेढब था। पूरन ने ना तो खाया ही और ना ही बोला। आशा जब उसके दिलपसंद भुनी हुई दाल लाई तो मुझे नहीं चाहिए, उसने लेना चाहा। फिर आशा का मुंह देखकर जैसे चिढ़ गया और चमकी की थाल में से पापड़ चबाने लगा। आशा सहम कर जल्दी से दूर हट गई। क्यों जी, तुमने मेरी आशा को कैसे डांटा? ऐसे बोलते हैं किसी इंसान से? भाभी बोली। मैं भला कौन होता हूँ आपकी आशा को डांटने वाला? भूख ना हो तो क्या करूँ? माफ़ कीजिएगा। और वो थोड़ी देर बाद चला गया। तुमने कुछ भी तो ना खाया पूरन? भाभी फिक्रमंद हो गई। कुछ तबीयत ठीक नहीं है। वो सीधे कमरे में गया। दूसरे रोज़ इत्तेफाक कहिए या कुछ लू वगैरह लग गई, पूरन को जोर का बुखार चढ़ा कि बिल्कुल कई दिन बेहोश सा रहा। बुखार उतरता भी न था। ज़रा कम होता तो बदमिजाजी सवार हो जाती। आशा को तो कमरे में जाने डर लगता था, लेकिन न जाने कौन सी ताकत उसे पकड़ पकड़ कर खींचती थी और वो बार बार काम के बहाने से दरवाजे ही तक हो आती। रात अच्छी ना कटी और भाभी तो थककर चूरा हो गई। आशा जो दरवाजे के पास से गुजरी तो उसने उसे बुलाया। आशा मेरी गुड़िया, ज़रा यहाँ बैठ जा। मैं अभी आई। बैठे बैठे जी उलट गया और वो दबे पैर चली गई। आशा खामोश स्टूल पर बैठ गई। आज कई दिन बाद उसने पूरन को गौर से देखा। वो कितना बड़ा लग रहा था, बिल्कुल राजा साहब की शक्ल। 2 दिन के बुखार ने जर्द कर दिया था और होठों पर कितनी तलखी थी। बाल भी उलझे पड़े थे। आशा का जी चाहा कोई उनका छल्ला छल्ला सुलझा दे और उन थकी हुई कनपटियों पर प्यार से उंगलियां फेरे।
शायद सोते हुए भी रूह इंसान की देखभाल करती है। आशा की आंखों ने पूरन को जगा दिया। उसने एक बार आंखें झपाई, फिर आशा को देखने लगा। ऐसे कि आशा कुछ परेशान हो गई। बुखार ने उसका दिमाग ज़रा परेशान कर दिया था और ज़रा बहक गया था। एकदम से उन आंखों में कई दिन की गायब रोशनी उभर आई और होंठ शौक से खुल गए। आशा, वो कोहनी के सहारे से उठा। आशा जल्दी से खड़ी हो गई। उसकी समझ में ना आया कि क्या करे। पूरन थोड़ी देर तक उसे देखता रहा कि एकदम उसकी नज़र उन चूड़ियों पर पड़ी जो उसने रंजी को आशा को देते वक्त देखी थी। और वो कंठी सफ़ेद मोतियों की और चुटला एकदम से जैसे किसी ने कोहनी का सहारा खींच लिया और वो तकिए पर गिर पड़ा। आशा ने जल्दी से उसका सर ठीक करना चाहा, मगर जैसे उस पर भूत सवार था। रहने दो, ये सब कहाँ चले गए? वो परेशानी से चारों तरफ अपना सर घुमाने लगा। क्या बुला लाऊं भाभी जी को? आशा दरवाजे की तरफ मुड़ने लगी। भगवान, आखिर ये सब कहाँ चले गए? क्या सब मर गए? चमकी कहाँ गई? भाभी जी थक गई थी और चमकी बुला लाऊं? भाभी थक गई, मगर तुम्हें क्यों तकलीफ दी गई? क्या कोई और घर में नहीं था? पूरन तान से बोला। ओह, कितनी प्यास है। ओह, अंधेरा। पूरन घबरा घबरा कर सर पटकने लगा और आशा कभी पानी पर लपकी और कभी सोचा भाभी को बुला लाए, इसलिए कुछ भी ना कर सकी। किस कदर बेवकूफ़ हो गई थी। हो क्या गई थी? वो थी पागल। ओह, मेरा दम घुटा। अंधेरा, ये पर्दे हटाओ। आशा पर्दा सरकाने लगी। शाम होने में अभी देर थी, मगर कमरे में ज़रा अंधेरा हो चला था, ऐसा कि दिखाई ना दे। मगर वो पर्दे हटाने लगी। उसके हाथ और भी कांपने लगे जब उसने देखा कि पूरन उसे बराबर घूर रहा था। जब वो उसके पास का पर्दा हटाने लगी तो उसे बिल्कुल उसके सिरहाने झुकना पड़ा और पूरन की आंखों से बचने के लिए वो झुक गई। पर्दा हटाकर वो भाभी को बुलाने चली गई, लेकिन उसे देखा कि पूरन आंखें बंद किया था, इसलिए वो बैठ गई। पूरन ने थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो वो जल्दी से खड़ी हो गई। भाभी जी को बुला लाऊं? वो खुद ही बोली। आपका दिल घबरा रहा है तो जाइए, चली जाइए, रहने दो मुझे। मगर ये चमकी कहाँ गई जो भाभी ने तुम्हें यहाँ फंसा दिया? मगर तुम चली जाओ। चमकी थक गई थी, वो भी सो गई है ज़रा। आशा पूरन के सख्त अल्फाज सुनकर न जाने कैसे आंसू पिए बैठी थी। चमकी सो गई, भाभी थक गई, तुम थक गई। जाओ यहाँ से, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, जाओ। अब आंसू बहने लगे। ये अब रोया जा रहा है। मैंने आखिर तुम्हें कहा ही क्या? तुम्हें कोई कह क्या सकता है? जाओ, जहां जी चाहे जा सकती हो। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं भला क्या कह रहा हूं? आप फिर जाकर भैया से शिकायत कर देना कि मैंने तुम्हें रंजी के साथ घूमने पर डांटा। जैसे मुझे क्या? मैंने कब शिकायत की छोटे भैया? आप झूठ भी बोलने लगी। तुमने भैया से नहीं कहा कि मैं तुमसे खफा हूं? जी, मैं क्यों खफा होता? मुझे क्या गरज? जी हाँ, जैसे मैंने शिकायत नहीं की
बड़े भैया पूछने लगे, पूरन तुझसे खफा है? तो मैंने कहा नहीं। तो उस पर वो बोले कि फिर वो क्यों ऐसा? आशा की समझ में ना आया क्या कहे। खैर, तुमने शिकायत ना की, फिर भी तुम्हें बुरा लगा कि मैंने तुमसे ज़रा सख्ती से कुछ कहा। मुझे नहीं कहना चाहिए था। उम्मीद है कि माँ फरमाएंगी। वो बड़े ही तान से बोला, मगर अब वो ज़्यादा गुस्सा न था। मुझे तो नहीं लगा उसने हिम्मत की। बेशक न लगा होगा। क्यों मेरा बीच में बकवास करना अच्छा लगता? मैं कौन? तुम रंजी से मिलो, मैं आखिर दखल दूं तो ये बेवकूफ़ी है। तुम्हें हक है, तुम चाहे जिसे चाहो। पूरन मुस्कुराया। आप बहुत बुरे हैं। आशा फूट कर रो पड़ी। सुना है तुम्हारी शादी रंजी से तय हो गई थी। मेरी गलती थी आशा, मैं बहुत बेवकूफ़ हूं। देखो ना, तुम्हें बेबाक डांट दिया। तुम्हें रंजी पसंद है? आशा ने पूरन को ऐसी नज़रों से देखा कि वो हंस पड़ा। और आपको आपकी चमकी। वो दबी जबान से सिसकियों को दबाकर बोली, चमकी? अरे मेरी चमकी? कौन कहता है? हुश। उठने लगा। किसने तुमसे कहा? बेवकूफ़ हो तुम। जी हाँ, मैं क्या जानती नहीं हूं? वो बच्चों की तरह बोली। मगर ये कहा किसने कि चमकी? और आपसे किसने कहा रंजी? आशा। पूरन उसे गौर से देखने लगा, जिसका मुंह रोने से फूला हुआ था। आशा, मैं बहुत ही बुरा हूं। मेरी आशा। वो खड़ा हो गया। लेट जाइए। उसे धकेलने लगी। आशा, मैं कितना जल्दबाज हूं, कितना बुरा। वो उसे दोनों हाथों से पकड़े था। कुछ कमजोरी और कुछ जज्बात का गलबा। पूरन लड़खड़ाने लगा। अरे बड़े भैया, उसने दोनों हाथों में ले लिया। ये क्या वाहियात है? आशा क्या करती? भैया मैं, आप लोग भी किस कदर अक्लमंद हैं। भला मुझ जैसा शरीर बीमार और आशा बिचारी के सुपुर्द कर दिया। भला वो मुझे रोक सकती है? तुमने रोका भी नहीं। मुझी को बुला लिया होता। भाभी बोली। अरे भाभी, मैं मानता कब हूं? वो तो बेचारी लाख रोकती रही, मगर हाँ, भाभी पानी। वो निढाल हो गया। सारे घर में गुल पड़ गया। लेकिन आशा इल्जाम से बरी हो गई। जब डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, बुखार उतर रहा था, इसलिए घबराहट शुरू हो गई थी, और बस अगर आराम और सुकून मिला तो चंद रोज में ठीक हो जाएगा। उसके बाद से पूरन वो मसखरा मरीज बन गया कि उसे 2 रोज पलंग पर लेटना दुश्वार हो गया। सब उसके कमरे में हो, यहां तक कि भोला की ताई भी। और उन सब में आशा भी आ जाती, जिससे आंखों ही आंखों में पूरन हजारों माफिया मांग चुका था। भोला की ताई, तुम अगर मुझसे एक दफा गुस्सा हो जाओ तो क्या कभी मनोगी भी नहीं? चलो उधर दीवाने। नहीं, सच कहता हूं, कभी तुम्हें कुछ कह उठता हूं तो क्या गांठ बांध लेती हो क्या? भोला की ताई कुछ जो समझे। भोला की ताई, देखो इंसान गलती करता ही है, क्यों? कौन गलती करे? तुम बड़ी कूड़ दिमाग हो जी। भला कैसे गुजर होगी? गुजर कर अपनी अम्मा बहना के संग। तुम भोला की ताई हुई तो मैं कौन लगा उसका? भोला की ताई इस कदर भयानक सा रिश्ता बनाती
कि पूरन चादर में मुंह छुपा लेता। भला ऐसा मरीज कितने दिन लेट सकता था? ये थी वो नफरत जो पूरन के सीधे साधे दिल में तूफान की तरह फटी और दो झकोले देकर उसकी हड्डी हड्डी हिला गई। मगर फिर वही समझ में नहीं आता कि ऐसी सख्त नफरत हो कैसे जाती, और फिर भाप की तरह गायब। दिल में ठान लिया कि बस खत्म किस्सा, बस हो चुका खेल। और वो लीजिए, चिकने घड़ी की तरह 2 मिनट में साफ। तौबा, ये नफरत है? मोहब्बत की ही एक शरीर अंगड़ाई कहो। फिर वही शरारतें, वही भाभी का तंतना, भोला की ताई की गालियां और आशा की आंख मिचौलियां और बच्चों को छेड़ना। इंसान मोहब्बत में हर वक्त चुलबुलापन क्यों करता है? मन के साथ साथ हाथ पैर और आंखें क्यों मस्त होकर नाचने लगती हैं, और हर चीज़ हंसने हंसाने के लिए ही नज़र आती है, और संजीदगी कहाँ डूब मरती है कि ज़रा भी कल का ध्यान नहीं आता। मगर औरत वो कितनी मुख्तलिफ होती है। उसका दिल हर वक्त सहमा हुआ रहता है। हंसती है तो डर के, मुस्कुराती है तो झिझक कर, कदम कदम पर उसे अपने राज के ही खुलने का डर लगा रहता है। क्या होगा, कैसे होगा, ये हुआ तो, वो हुआ तो। और फिर कमबख्त नाकिसुल अकल है। आशा मुन्ने को नहलाकर उसके बालों में ब्रश कर रही थी, मगर वो था कि बेचैन फिरकी की तरह नाचे जाता था। ये डब्बा उल्टा, वो बोतल खोल डाली, ब्रश चिचोड़ा तो कंगना चबाना शुरू कर दिया। सुरमेदानी खोलकर उलट दी। आशा आजिज आ गई। शरीर उसने सलाई छीन कर अलग रख दी। कौन, मैं? पूरन दरवाजे से डरा हुआ मुंह बनाकर बोला, जी नहीं, ये मुन्ना कंगी नहीं करवाता। मुन्ना बहुत शरीर है, तुमसे क्या डरेगा? डरपोक कहीं की, जरा सी मेंढकी से डर जाओ। सुबह पूरन भाभी को मेंढकी से डरा रहा था। कोई चने बराबर की होगी या जरा बड़ी, शायद सेम के बीज जितनी। मगर भाभी सारे घर में चिंगाड़ती हुई दौड़ रही थी। यूं नहीं ठीक होंगी। पूरन उसे डोर में बांधकर उनके गले में डाल, तब ठीक होगी तबीयत। पति महाराज बजाय स्त्री रक्षा के और उसे कत्ल करने की तरकीबें बताने लगे। मेरा भैया पूरन, तुझे मेरी कसम, भाभी चिल्ला रही थी। भाभी को छोड़ पूरन ने वो जरा सी मेंढकी आशा पर डाल दी, जो निहायत बेफिक्री से उसकी गत देखने में मशगूल थी। और आशा सीढ़ियों पर से ऐसी लुढ़कती भागी कि बस शेर से भी तो इतना ना डरती। फिर जब पूरन ने यूं ही जरा सा कागज का टुकड़ा डाल दिया तो घबरा कर धोती का आंचल खसोटने लगी। खा जाती है जरा सी मेंढकी, मुझे घिन आती है उससे। मगर ये तो बताओ, तुम बाग में से क्यों भागी? तुम्हें मुझसे भी तो घिन आती है। पूरन ने ब्रश लेकर कहा। आशा दूसरे ब्रश से मुन्ने के बालों से खेलने लगी। ये बताओ कि ये क्या तरीका है आशा देवी? पूरन ने दूसरा ब्रश भी छीन लिया। मुझे काम था। हाँ, बस तुम्ही को तो काम रह गया दुनिया भर का। वो दोनों हाथों से ब्रश करने लगा। पिताजी आ गए होंगे, आपको बुलाते होंगे। पिताजी आ गए होंगे, बुलाते होंगे। बस करने लगी उल्टे सीधे बहाने।
तुम चाहती हो मैं चला जाऊं यहां से, लो नहीं जाते, कर लो हमारा कुछ। भाभी जी कहेंगी जरा सा काम करने को तो कहा और इसने 2 घंटे लगा दिए। बस सबका ख्याल है तुम्हें। एक मैं ही हूं जो कभी बात भी करूं तो तुम्हें 100 बहाने सूझने लगते हैं। जरा सोचो आशा। आशा मुन्ने को उठाकर चलने लगी, बस भागी। पूरन ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। छोड़िए, भैया भूखा है, तुम्हें कौन पकड़ता है? मैं तो भैया को प्यार कर रहा हूं। वाह, कोई भैया को प्यार भी ना करे, वाह। और वो मुन्ने को प्यार करने लगा। आशा कितना ही मुंह फेरे, पूरन के बाल उसकी आंखों और गालों पर छा गए और फिर दिलो दिमाग पर। पूरन, काश तुम्हें कभी तो फुर्सत होती। बड़े भैया की आवाज़ आई, जरा मेरे साथ आओ। मैं आया। पूरन उसके साथ चल दिया। आशा ने ठंडी सांस भरकर मुन्ने के गाल पर मुंह रख दिया। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हारी हरकतें। भैया संजीदा थे। कौन? मेरी? क्या? हाँ, तुम्हारी। पूरन सिंह, हम अंधे नहीं हैं। ये तुम्हारा हर वक्त छोकरियों से मजाक। कौन मजाक करता है बड़े भैया? मैं मजाक नहीं करता किसी छोकरी से। आशा, मुझे उससे हमदर्दी है। वो हमारी खिलाई की औलाद है, बल्कि हमारे पिताजी की दद्दा की औलाद है। तुम्हें इस तरह उसके साथ बदमजाकी अच्छी लगती है? भैया, मैं आपको धोखा हुआ है। मुझे आशा से आपसे कम हमदर्दी नहीं है। वो मुझे उससे प्रेम है। और क्या? और कुछ भी? पूरन, तुम देखते हो, मैंने कभी किसी नौकरानी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। हम सचमुच के राजे नहीं, और ना हमारी शराफत इस बात को मानती है। मगर मैं उससे शादी करना चाहता हूं। तुम? भैया सिर्फ जरूरतन हंसा करते थे। इसमें ऐसी हंसी ठट्टे की क्या बात है बड़े भैया? यही कि तुम उसे शादी नहीं करोगे, ये आप कैसे कह सकते हैं? हम ऐसे कह सकते हैं, पूरन, हम हंसते नहीं तुम्हारी तरह। हर वक्त हमें ही करने की फुर्सत नहीं। और शादी का ख्याल, ये भी खूब है, मगर आखिर मालूम भी तो हो। पूरन घबरा घबरा कर अपने दामन से खेल रहा था। मालूम यही हो सकता है कि वो हमारी नौकरानी है। पूरन, ये तुम फिल्म देख देख कर शायद इस वाहियात गलतफहमी में मुब्तला हो गए हो, मगर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ज़िंदगी एक फिल्म नहीं, ये एक हकीकत है, समझे? और बड़ी ठोस हकीकत। तुम बच्चे नहीं। ठहरो, मेरी बात मत काटो। तुम बच्चा नहीं। मुझे मालूम है कि मैं बच्चा नहीं, जब भी तो मैं पूछता हूं कि आखिर वजह क्या, कि जो मैं चाहूं वो ना कर सकूं। ठीक, लेकिन तुम्हें किसने ऐसे हुकूक दिए जिनकी रूह से तुम्हें समाज और बुजुर्गों की दिलशिकनी का ठेका मिल गया? समाज? वाह वाह, वही पुरानी सड़ी बहस। पिताजी इतने अंधेरे ख्यालात के नहीं। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। यानी गलतफहमी है, पिताजी कितने ही रोशन ख्याल हों, ये बात कभी गवारा ना करेंगे कि उनके ख़ानदान में इस किस्म की वाहियात बात हो। और फिर ये सोचो, माता जी, मैं, ये बच्चे, तुम्हारे मासूम भतीजे, आखिर इन्होंने क्या कसूर किया है जो तुम्हारी ख्वाहिशात पर कुर्बान हो जाएं? अरे, यानी इनके कुर्बान होने का सवाल कहाँ से आन कूदा? वाह,
खूब, क्यों नहीं। इनकी सोसाइटी में क्या हैसियत हो जाएगी कि भाई चचा ने नौकरानी से ब्याह कर लिया, शीला को कौन शरीफ खानदान ब्याह लेगा, और निर्मल को कौन बेटी देगा जब वो उनके चचा के कारनामे सुनेंगे। फटकार है ऐसी सोसाइटी पर, लानत है ऐसे लोगों पर जो शीला में ये ऐब निकालें कि उसके चचा ने गरीब लड़की से शादी कर ली। इससे बेहतर है कि ऐसे लोगों में जाने के बजाय शीला सदा कुंवारी रहे। हाँ, तुम्हारे लिए कह देना आसान है, तुम अपनी खुशी पूरी कर लो, खास सारा खानदान मिट जाए। नहीं तो मेरा मतलब है हम शीला की शादी ऐसे वाहियात लोगों में क्यों करें जो इस कदर अंधेरे ख्याल क्यों। तो फिर तुम्हारा ख्याल है कि शीला के लिए भी कोई आशा का भाई, तो फिर तुम्हारा ख्याल है कि शीला के लिए भी कोई आशा का भाई बंद, कोई चौकीदार या अर्दली ढूंढ लूं। अरूप सिंह जितने चुपके थे उतने बुद्धू न थे। पूरन उनके तानों के आगे कसमसा कर रह गया। सोच लो तुम अक्लमंद हो, मुझसे ज्यादा ज़हीन और समझदार हो। खैर, अब इस जिक्र को छोड़ो, तुम्हारी भाभी आ रही है, हम नहीं चाहते इस बात को बेबात फैलाएं। भाभी जी अपने बच्चों की फौज को लेकर आन पहुंची। जरा देखना मुन्ना कैसे मजे से प्यार करता है। मुन्ने ने मोटे मोटे हाथों में मां का चेहरा भींचकर अपनी चपटी नाक गाल पर रख दी। बंदर बड़ी जल्द नकल करने लगता है, उन्होंने होशियारी से कहा, और पूरन खिसियानापन छुपाने को जल्दी से मुन्ने को सताने लगा। भाभी अब मैं इसे छोड़ता हूं, इसे चाहिए कि खड़ा होना सीखे। उसने मुन्ने को पेड़ की एक शाख पर खड़ा करके कहा, हे राम, हाय पूरन नहीं, अभी वो है ही कितना जो खड़ा भी होने लगे। कुछ भी हो, मैं नहीं जानता, इतना तो फूल रहा है, बनता है, खूब खड़ा हो सकता है। लो भला, 10 महीने का बच्चा और बनेगा, उसे आता ही नहीं खड़ा होना। वो मुन्ने को छीनने लगी। मैं नहीं जानता, छोड़ता हूं भाभी, पूरन ने डराया। हाय मेरा बच्चा पूरन, वो मुन्ने को छीन ले गई। ओहो, जैसे मैं छोड़ ही तो देता, मैं उसका दुश्मन हूं ना। भैया के अल्फाज उसे याद आ गए। तो ये थी जिद्दी की 5वीं किस्त। कल फिर आऊंगा और आपको इस नॉवेलेट की 6ठी किस्त सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।